अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अब तीसरी चीज़ जो है वो कंजर्वेटिव हो गई, मेडिकल हो गई। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास आती है सर्जिकल ट्रीटमेंट। बेटे जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा आसान है। सर्जिकल ट्रीटमेंट को भी हम डिपेंडिंग अपॉन रूट कॉज 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कहेंगे कि जो पेशेंट है क्या वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के साथ आ रहा है या वो ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ आ रहा है। अगर तो वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के साथ आ रहा है तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं। एक तो आप टेप्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो और दूसरा आप जो है वो ब्रुक्स कॉल्पो सस्पेंशन कर सकते हो। ठीक है। नंबर 2 आता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर में एक ऑप्शन ये होती है कि आप बॉटुलिनम जो टॉक्सिन होता है ना उसका इंजेक्शन दे दें। बॉटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन देने से एसिटाइलकोलिन की रिलीज इनहिबिट हो जाएगी और अगेन वही आपके पास एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट आ जाएगा। या नंबर 2 ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन कर दो, क्योंकि सैक्रम के अंदर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर मौजूद होता है जहाँ से ईफ्रन फाइबर्स आते हैं और डेट्रोजल को ओवर कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो अगर डेट्रोजल ओवर एक्टिविटी है तो सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन करके सैक्रल की तरफ से आने वाली ईफ्रेंट्स को भी ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये आपके पास मौजूद होती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि अगर टेप्स हैं तो उनसे क्या मुराद है, और अगर हम लोगों ने टेप्स हैं तो उनसे क्या मुराद है, और अगर हम लोगों ने अच्छा, और अगर हम लोगों ने दूसरी तरफ कॉल्पो सस्पेंशन करनी है तो वो किस तरह से की जाती है। सो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में नंबर 1 बात हम ये कह रहे हैं कि टेप्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और नंबर 2 बात ये है कि कॉल्पो सस्पेंशन की जा सकती है। वो ये कहता है कि पहले यूके में यूएसए में कॉल्पो सस्पेंशन वाला जो प्रोसीजर है ये किया जाता था, लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज़ में टेप्स ने आके क्या किया हुआ है, कॉल्पो सस्पेंशन को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन टेप्स के साथ एसोसिएटेड कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो कि कॉल्पो सस्पेंशन में कम है। तो मे भी एक टाइम ऐसा आए कि हम ज़्यादातर वापस किधर ही आ जाएं, टेप्स की तरफ आ जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, सेफ़र होती हैं और इनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी कम होते हैं। अभी भी वो वुमेन जो कि टेप्स टॉलरेट नहीं कर पाती, अफोर्ड नहीं कर पाती, उनमें कॉल्पो सस्पेंशन ही परफॉर्म की जाती है। बात कर लेते हैं टेप्स वाले प्रोसीजर की। मैं आपको बुक से दिखाती भी हूँ। बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास मैश वर्क नॉन एब्जॉर्बेबल मैश होता है। पॉली प्रोपाइलीन जो नेटवर्क है टेप्स का वो होती हैं, और इन टेप्स के लिए 2 प्रोसीजर्स होते हैं, TVT या TOT। या तो ये हमारे पास इस तरह यू शेप फॉर्म में क्या की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती हैं यूरिथ्रा के पीछे, और ये इस तरह से क्या कर रही है, आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको लिफ्ट करके सपोर्ट करनी है, या ये ऑब्चुरेटर फोरामेन में से गुजारी जाती हैं TOT टेप्स की फॉर्म में। इस तरह से ये गुजारी जाती हैं ताकि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को सपोर्ट करें, और उसकी सपोर्टेज से क्या होगा, यूरिथ्रल स्फिंक्टर की जो वर्किंग है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी, और उसकी वर्किंग बेटर होने से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है वो रिलीफ हो जाएगी। ठीक है। तो जो टेप्स हैं इनकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन ये सारी सेम प्रिंसिपल पे काम करती हैं। क्या प्रिंसिपल है, हमने अभी बात कर ली है कि एक इंसीजन जो है वो स्मॉल इंसीजन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह की किस शेप की टेप डाल रहे हो, स्मॉल इंसीजन वजाइना में लगाई जाती है, और उसके बाद ये टेप जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। अब इस टेप के जो क्योर रेट्स हैं वो तकरीबन 70 से लेके 85% तक हैं। पेशेंट क्योर हो जाते हैं और 10 सालों के लिए बेहतर रहता है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत कम है, लेकिन टेप्स की वजह से समटाइम कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिससे वजाइनल वाउंड हीलिंग जो है वो डिले हो सकती है। ठीक है। जो इंसीजन लगाई है और टेप को इंसर्ट किया है तो ये वाउंड हीलिंग डिले हो सकती है। इस डिले की वजह से समटाइम ये होगा कि आपकी जो टेप है वो एक्सपोज हो रही होगी, और एक्सपोजर के बाद टेप के अंदर इरोजन भी हो सकती है। एसोसिएटेड और साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं टेप्स के साथ, तो समटाइम वॉइडिंग डिफिकल्ट हो जाती है, यानी हो सकता है मसल्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जाएँ, स्फिंक्टर इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाए कि वॉइडिंग को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, और फिर वॉइडिंग का जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट हो जाए। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सम टाइम टेप इंसर्ट करते हुए ब्लैडर की परफोरेशन हो सकती है अगर कोई क्वैक इसको अटेम्प्ट करेगा, या नए सिरे से ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो सिम्टम्स है वो भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये बेटे इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपने याद रखी हैं। नंबर 2 आता है आपके पास कॉल्पो सस्पेंशन। कॉल्पो सस्पेंशन में क्या किया जाता है कि जो रेट्रोप्यूबिक स्पेस है ना, हम लोग उसको ओपन करते हैं। क्या करते हैं, रेट्रोप्यूबिक स्पेस को ओपन करते हैं, और रेट्रोप्यूबिक स्पेस को ओपन करने के बाद 2 से 3 सूचर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं पैरावजाइनल फेशिया में। ठीक है। जब ये वजाइना के अंदर पैरावजाइनल फेशिया में सूचर्स लगते हैं तो मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और जब मसल स्ट्रेंथन हो जाते हैं तो स्फिंक्टर को सपोर्ट मिल जाती है। ये जो सूचर्स लगते हैं पेरिनियल लिगामेंट्स के थ्रू लगते हैं, और इनको दोबारा हम फिक्स कर देते हैं, और यूं जो आपका पेल्विक पोर्शन है फ्लोर मसल्स वाला वहाँ सपोर्ट मिल जाती है, और आपका जो ब्लैडर की नेक है ड्यूरिंग कफिंग या स्ट्रेनिंग वो डिसेंड नहीं करेगी और लीकेज नहीं होगा। बेसिकली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस प्रिवेंट हो जाएगी। इसकी कॉम्प्लिकेशन एक ही है, क्योंकि इससे इंटीरियर वॉल जो है वो लिफ्ट हो जाती है, तो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल का प्रोलैप्स जो है लेस देन 5% पेशेंट के अंदर देखा गया, तो ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। तो 2 ऑप्शंस ये हैं
थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है? थर्ड ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप जो है पेरी यूरीथ्रल इंजेक्शन लगाते हो एक मटेरियल की। बेसिकली बेटे वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये ब्लैडर की नेक है, यहाँ पे ये मसल्स पड़े हुए हैं, तो एक मटेरियल आगे स्पेसिफिक, उस मटेरियल के जब इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ना, तो उस इंजेक्शन से मसल्स का जो बल्क है ना वो इंक्रीज़ होता है। समझ लो मसल फूल जाता है, तो मसल का जो बल्क होता है ना वो बल्क काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता है, इंप्रूव हो जाता है या इंक्रीज़ हो जाता है। बल्क के इंक्रीज़ होने से कंप्रेस करेगा ये यूरीथ्रल स्फिंक्टर को और इनकॉन्टिनेंस को अवॉइड करेगा। अब कौन से प्रोडक्ट्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं इसमें? मैक्रोप्लास्ट ट्यूब आ जाता है या ड्यूरास्फेयर आ जाता है या बल्कामाइड आता है। ठीक है, ये सिंथेटिक पॉलीमर मटेरियल होते हैं, ये बीड्स की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में अवेलेबल हैं। क्योर रेट्स इनके भी 60 to 80% हैं, लेकिन जो पेशेंट इन दोनों प्रोसीजर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उनमें एज अ रेस्क्यू थेरेपी ये बल्क मटेरियल इंजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ वुमेन अपनी विल पावर से इसको एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी यूज़ करती हैं। सो सर्जिकल प्रोसीजर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में टेप्स इंड्यूस की जाती हैं ओपनिंग के थ्रू, हमने देखा, या ये यू शेप ट्यूब्स हो सकती हैं या फिर ये हेमॉक शेप हो सकती हैं, टीवीटी या टीओटी हो सकती हैं। ठीक है, इनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो बात होगी। कॉल्पो सस्पेंशन में सूचर्स लगाए जाते हैं ब्लैडर को थोड़ा मीडियली रोटेट करके। ठीक है, और बल्क इंजेक्शन की भी बात होगी। अब आखिरी चीज़ आ जाती है कि अगर डिट्रोजल ओवर रिएक्टिविटी है तो डिट्रोजल ओवर रिएक्टिविटी में दो ऑप्शन है। नंबर 1 ये कि आप बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन दोगे। बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन देने से बेटे दिस इज योर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल एंड द पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, लेकिन बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन देने से ये रिलीज इनहिबिट हो जाएगी। जब एसिटाइलकोलिन ही नहीं है तो डिट्रोजल को एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो डिट्रोजल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और स्फिंक्टर को कंस्ट्रक्ट करता है, तो स्फिंक्टर जो है वो स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, तो स्फिंक्टर उसके ना होने से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और यूं जो यूरिनेशन है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो बोटुलिनम टॉक्सिन देने से ये फायदा होता है। नंबर 2 हमने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन, क्योंकि इसके थ्रू जो इफ्रेंट्स हैं उनका काम थोड़ा कम हो जाएगा और इफ्रेंट जब काम नहीं करेंगे तो डिट्रोजल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा और अगेन यूरिनेशन इनहिबिट हो जाएगी। तो ये तमाम की तमाम एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी थी जो कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट पे अप्लाई होती है, लिखने को आती है आपको। मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन है। मैनेजमेंट आपने याद रखनी है, हिस्ट्री थी, एग्जामिनेशन थी, मिड स्टेम यूरिन का सैंपल था, फिर ब्लड डायरी मेंटेन की थी, पैड टेस्ट किया था हमने, और उसके बाद हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कर लिया। अल्ट्रासाउंड के बाद हमने कहा 3 तरह से मैनेजमेंट होती है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट एंड देन सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में 4-5 चीज़ों पर फोकस करना है हमने। फ्लूइड बैलेंस को मेनटेन करना है, कैफीन को अवॉइड करना है, पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस करानी है और साथ में ब्लडर की रीट्रेनिंग करनी है। मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले यूरोडायनामिक असेसमेंट या यूरोडायनामिक टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। उसके बाद बेटे हमने एंटीकोलिनर्जिक देनी है, एड्रिनर्जिक एगनिस्ट देने हैं, साथ में हम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को एस्ट्रोजन भी दे सकते हैं, और एस्ट्रोजन के बाद हमने कहा कि हम ड्यूलेक्सटीन जो कि सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है वो दे सकते हैं। इसमें ऑक्सीब्यूटेनिन आएगा और इसमें मेराबिग्रॉन। देन आ जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसको 2 ऑप्शंस में डिवाइड कर दो, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में टेप्स इंड्यूस की जा सकती हैं और ब्रुक्स कॉल्पो सस्पेंशन हो सकती है या बल्क मटीरियल इंजेक्ट हो सकता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के केस में हमने कहा कि हम बोटुलिनम न्यूरोटॉक्सिन दे सकते हैं या सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन कर सकते हैं। तो दिस इज मेन थिंग जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और बाकी साइन सिम्टम्स की बेस पे उसको लेबल करना आना चाहिए कि वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, दोनों हैं, यूरोडायनामिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, या जो भी सारी चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाई है। यहाँ तक इसमें से कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है प्रोलैप्स वाला टॉपिक वो डिस्कस करेंगे।